Hello everyone, welcome to the SQ डिजिटल क्लासेस। माई सेल्फ दीपक अवस्थी एंड मेरा आज का टॉपिक है सब्जेक्ट मेरा लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन साइंस है और मेरा टॉपिक है आज का रंगनाथन 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस। तो इसको हम देखेंगे बहुत ही डिटेल से, इसको मैं एक्सप्लेन करूँगा यहाँ पे। तो इसको हम देखते हैं। ये हमारे रंगनाथन जी है। 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस जो रंगनाथन जी ने दिए थे, ये 1931 में उन्होंने जब मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन में यहाँ पे इनका पहली बार ये बुक इन्होंने दी थी। और इसमें जो W.C. वर्बेक शेयर्स है, इनका भी योगदान था। इंट्रोडक्शन हम लोग देखते हैं सबसे पहले 5 लॉज ऑफ रंगनाथन 5 लॉज। तो इसमें क्या हुआ था, हमारे जो सियाली रामचित्र रंगनाथन जी थे, इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन साइंस में। इनका जो जन्म हुआ था 1892 में हुआ था और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 1972 में हुई थी। तो इन्होंने इतने 1892 से लेके 1972 तक इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस के क्षेत्र में। ये बहुत ही बड़े फिलोसफर मैथमेटिशियन भी थे और यूनिवर्सल लाइब्रेरियन भी थे। इन्होंने 1928 में सबसे पहले 5 लॉज दिए लाइब्रेरी साइंस के लिए और 1931 में इसमें उन्होंने फर्स्ट इनकी जो बुक पब्लिश हुई थी वो 1931 में हुई थी। इसके बाद हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स, इसके उद्देश्य क्या क्या है। इसके उद्देश्य देखिए, स्टेट द 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस एज गिवन बाय R.S.R. रंगनाथन। इसमें इन्होंने जो 5 सिद्धांत दिए हैं रंगनाथन द्वारा, और लिस्ट द इम्प्लीकेशन ऑफ ईच लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस इन वेरियस लाइब्रेरी एक्टिविटीज़। जिसके इम्प्लीकेशन है, मतलब इसके जो 5 लॉ हैं, इसको इम्प्लीकेशन कैसे करते हैं, इसको कैसे यूज में लाते हैं, उसके बारे में बताया जाता है। डिस्क्राइब हाउ द गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ लाइब्रेरी साइंस अप्लाई टू वेरियस लाइब्रेरी। इसके बारे में डिस्क्राइब करते हैं कि लाइब्रेरी में जो जितनी भी मतलब सभी प्रकार से हमको जो गाइडलाइन चाहिए उसमें कैसे यूज करना है उनका सिद्धांतों का लाइब्रेरी में, उसमें काम में आते हैं। इलस्ट्रेट द मॉडर्न वर्जन ऑफ द 5 लॉज ऑफ वेरियस एक्सपर्ट्स। और इसका मतलब ये है कि इसमें 5 लॉज में जो जितनी भी इसका जो विजन है, जो कि ये चाहते हैं कि लाइब्रेरी साइंस में हम लोग बेहतर से बेहतर लोगों को सुविधा कैसे दें और बेहतर से बेहतर जो वहाँ पे हमारा जो यूजर आते हैं वो कैसे इसको लाइब्रेरी में कम से कम टाइम में उनको बुक प्रोवाइड की जाए, ये सब चीज़ें इसमें बताई जाती हैं। फाइव लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस, ये हमारे 5 लॉज ऑफ गिवन बाय रंगनाथन ने दिए थे, उसमें 5 लॉज ये है। फर्स्ट है हमारा बुक्स आर फॉर यूज, मतलब सभी बुक्स हमारे उपयोगी हैं। सेकंड लॉ है हमारा एवरी रीडर हिज बुक, मतलब हर जो एवरी रीडर हिज बुक, जितना भी यूजर होता है उसकी हर एवरी रीडर हिज बुक, हर एक पाठक के लिए पुस्तक होनी चाहिए। थर्ड लॉ है हमारा एवरी बुक इट्स रीडर, हर एक पुस्तक के लिए पाठक होना चाहिए। और चौथा हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है सेव द टाइम ऑफ द रीडर, मतलब जो भी हमारे यहाँ पे लाइब्रेरी में जो भी यूज करने हमारे यूजर जो आते हैं उनका कम से कम टाइम में उनको बुक्स प्रोवाइड होनी चाहिए। लाइब्रेरी इज अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म, ये लास्ट हमारा 5th लॉ है, लाइब्रेरी इज अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे रंगनाथन जी ने अगर यहाँ पे ध्यान से देखें हम तो यहाँ पे रंगनाथन जी ने यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन नहीं बोला है, इसको लाइब्रेरी इज अ ग्रोइंग ऑर्गेनाइजेशन नहीं बोल के यहाँ पे उन्होंने बोला है ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या होता है, मतलब जिसमें जागती हुई चीज़ इन्होंने बोली है यहाँ पे। मतलब ऑर्गेनिज्म मतलब जो मेंटली और फिजिकली दोनों तरीके से बढ़ती रहे, मतलब लाइब्रेरी इज अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म इन्होंने बोला, मतलब ये लाइब्रेरी जो है समय के साथ में और समय के साथ साथ
फिजिकली इसकी भी ग्रोथ होती है और मेंटली भी ग्रोथ होती है, उसको ऑर्गेनिक वो कहते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने इसको एक जीविक वस्तु बताया हुआ है लाइब्रेरी को। तो ये 5 लॉ जो है हमारे बहुत ही उपयोगी लॉ हैं। यहाँ पे क्या है कि सारे लॉ जो है हमारे लाइब्रेरी में बहुत ही अच्छी तरीके से इम्प्लीफिकेशन होते हैं, इनका बहुत ही अच्छा यूज होता है, जो कि हम इसमें आगे चल के बहुत ही अच्छी तरीके से इसको एक एक लॉ को एक्सप्लेन करेंगे और आपको बताएंगे कि ये लॉ कहाँ पे कैसे इम्प्लीफाई किए जाते हैं। तो हम फर्स्ट लॉ देखेंगे, ऐसे ही सेकंड लॉ, थर्ड लॉ और फोर्थ फिफ्थ सारे लॉ को हम आपके इम्प्लीफिकेशन बताएंगे इसके। फर्स्ट लॉ, बुक्स आर फॉर यूज। सभी पुस्तकें हमारी उपयोगी हैं। इसका अर्थ होता है कि सारी पुस्तकें हमारी उपयोगी होती हैं, ऐसी कोई भी पुस्तक नहीं है जो उपयोग के लिए नहीं हो। पहले ज़माने में इसमें रंगधर जी ने लॉ दिया था, तो इसमें क्या था कि पहले ज़माने में लोग क्या करते थे, जो बड़े लोग होते थे उन्हीं को पुस्तकें उपयोग करने को मिलती थी और वो लोग संग्रह करके रखा करते थे पुस्तकों को। वो पुस्तकें संग्रह कर लेंगे एक कमरे में और उसको केवल वही लोग उपयोग करेंगे जो लोग बहुत बड़े राजा महाराजा लोग होते थे और बड़े लोग होते थे, और हर किसी को पुस्तकें उपयोग करने के लिए नहीं मिलती थी। इसलिए रंगधर ने यहाँ पे ये लॉ दिया है कि पुस्तकें सभी को उपयोग करने के लिए मिलनी चाहिए। ऐसा कोई भी व्यक्ति, गरीब हो, छोटा हो, कोई भी ऐसा व्यक्ति हो, उसको पुस्तकों से वंचित नहीं किया जा सकता है। पुस्तकें सभी लोगों को मिलनी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। तो यहाँ पे लॉ इस बात पे जोर देते हैं हमारे डॉक्टर रंगधर जी कि पुस्तकें हर किसी के पास में हर किसी को पुस्तकें उपयोग करने के लिए मिलनी चाहिए। तो इन्होंने जैसे लिखा है, द फर्स्ट लॉ लाइब्रेरी साइंस इज सिंपल एंड स्टेटस सेल्फ एविडेंट ट्रुथ। इन्होंने यहीं पे यहाँ पे ये चीज़ें बताई हुई हैं। अब इसका इम्प्लीफिकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ, तो हम देखते हैं इम्प्लीफिकेशन इसका फर्स्ट, जैसे लाइब्रेरी लोकेशन। इसके लिए लाइब्रेरी लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। किसी भी यूजर को अगर लाइब्रेरी यूज करनी है तो उसको ये देखना होगा, उसके लिए हमें ये देखना होगा कि उसको आसानी से वो जगह लाइब्रेरी उस तक पहुंच सके। वो अगर हम देखेंगे कि कोई अगर हम देखेंगे कि अगर हमारी लोकेशन कहीं पे है, यूजर यहाँ पे है और हमारी लाइब्रेरी यहाँ पे है, और तो यहाँ से यहाँ तक जाने में उसको काफ़ी दूरी लगेगी जाने में, तो हम लोग ये चाहेंगे कि लाइब्रेरी हमेशा सेंटर में रखी जाए ताकि आसपास के जितने भी लोग हैं, अगर हम लाइब्रेरी यहाँ पे रखें तो यहाँ से इसको ही पास पड़ेगा जाने के लिए, यहाँ से इनको ही पास पड़ेगा, यहाँ से इनको ही पास पड़ेगा। तो लोकेशन हमको ऐसी रखनी पड़ेगी यहाँ से हर व्यक्ति को लाइब्रेरी पहुँचने में आसानी हो, उसका समय बचे और उसकी लाइब्रेरी तक पहुँच बहुत आसानी तरीके से उसको पहुँचने में मदद मिले। तो लोकेशन इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहती है हमारी लाइब्रेरी में, कि लाइब्रेरी हम किस जगह पर रखते हैं। अगर हम किसी यूनिवर्सिटी में लाइब्रेरी को रखते हैं तो हमेशा लाइब्रेरी को सेंटर में रखना चाहिए ताकि सभी लोग वहाँ पर आराम से पहुँच सकें। ये हमारा लाइब्रेरी फर्स्ट अगर देखा जाए इसमें, तो हम देखते हैं कि लोकेशन लाइब्रेरी की ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पे हर स्टूडेंट, हर एक टीचर बहुत आराम से वहाँ तक पहुँच सके। इसके बाद हम देखते हैं सेकंड, लाइब्रेरी हावर्स। हम देखते हैं कि लाइब्रेरी में कोई भी यूजर वहाँ पे आता है लाइब्रेरी में, और उसको वहाँ पे आने के बाद में अगर उसको टाइम बहुत लगता है बुक्स लेने में, तो जाहिर सी बात है कि उसको फिर दोबारा आने का मन नहीं करेगा, क्योंकि आज के टाइम में सभी के पास में टाइमिंग की प्रॉब्लम है। तो हम लोग इसमें ये क्या करते हैं कि इसको कम से कम टाइम में प्रोवाइड कराने की कोशिश करते हैं। इस लॉ में इम्प्लीमेंटेशन हम ये देखते हैं कि उसे कम से कम टाइम में वो यूजर अगर आता है तो उसे जल्दी से जल्दी हम उसको उसको जो पुस्तक चाहिए उसको प्रदान कर सकें। तो ये देखते हैं कि द टाइमिंग ऑफ द लाइब्रेरी डिपेंड्स अपॉन द कम्युनिटी इट सर्व्स। द लॉ एम्प्लॉयज दैट द library be kept open for as long as it is possible. Opening and closing hours of the library should be adjusted to ensure maximum utilization of library resources. साथ ही में हम ये देखते हैं कि हमारा जो ओपनिंग और क्लोजिंग टाइम होनी चाहिए लाइब्रेरी की, ऐसे इस टाइप से हम एडजस्ट करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका उपयोग कर सकें। जैसे कि सुबह 10 बजे से अगर हम शाम को 5 बजे तक रखते हैं टाइमिंग लाइब्रेरी का, तो जनरल सी बात है उस टाइम पे अधिकतर लोग आसानी रहेगी उन लोगों को आने की। तो हमें मैक्सिमम से मैक्सिमम टाइम लोगों को दे सकें जिससे वो लोग उस लाइब्रेरी जाकर पुस्तकें पढ़ सकते हैं।
अगला हमारे पॉइंट इसमें लाइब्रेरी फर्नीचर। हम लोग लाइब्रेरी में हमको ये भी देखना बहुत ज़रूरी है कि हमारे फर्नीचर कंफर्टेबल है या नहीं है। अगर कोई भी यूज़र आता है लाइब्रेरी में, अगर उसको कंफर्टेबल नहीं लगता है बैठने में, तो उसकी जो बुक रीडिंग की कैपेसिटी है उसकी 2 घंटे की, तो वो 1 ही घंटे बैठ के पढ़ पाएगा। और वहाँ का एटमॉस्फेयर जो लाइब्रेरी का होना चाहिए वो बहुत ही नीट एंड क्लीन होना चाहिए, फर्नीचर अच्छी होनी चाहिए, लोग देखें तो उसको उनको लगे कि हाँ यहाँ पे काफ़ी अच्छा पॉजिटिव एटमॉस्फेयर है, साइलेंट माहौल है। तो उनको फर्नीचर काफ़ी अच्छा, सिटिंग वगैरह काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, फर्नीचर काफ़ी अच्छा होना चाहिए, जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम वहाँ पर लाइब्रेरी में दे सकते हैं। यहाँ पर जैसे देखा जाए सफिशिएंट लाइट अच्छी होनी चाहिए, फैंस वगैरह, साउंड प्रूफ फ्लोर होनी चाहिए, है ना। और इसमें द लॉ एनफोर्सेस दैट द हाइट ऑफ द बुक रैक्स शुड बी शॉर्ट एनफ। रैक जो होनी चाहिए उसकी फर्नीचर की वो इतनी होनी चाहिए कि छोटी छोटी हाइट का आदमी भी वहाँ तक पहुँच सके, और लंबे से लंबा व्यक्ति भी वहाँ तक रैक तक पहुँच सके। मतलब कि एवरेज फर्नीचर होना चाहिए, जहाँ तक एवरेज फर्नीचर में क्या होगा, कोई भी यूजर जो होगा आसानी से उस तक पहुँच सके। ऐसा ना हो कि किसी के हाथ ही रैक तक नहीं पहुँच रहे हैं, या फिर ऐसा ना हो कि किसी के लिए बुक उठाने के लिए प्रॉब्लम जाए। तो ये हम लोग फर्नीचर का बहुत ध्यान रखते हैं, क्योंकि एवरेज फर्नीचर हो जिससे किसी को बुक उठाने में कोई समस्या ना हो। फिर इसके बाद देखते हैं हम बुक सिलेक्शन। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इसमें क्या करते हैं कि बुक सिलेक्शन, हम लोग ऐसी बुक सिलेक्शन करना चाहिए हमको लाइब्रेरी में जिसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग यूज कर सकें। मतलब ये देखेंगे हम इसमें, ये समझेंगे कि जो यूजर्स हैं वो किस बुक की डिमांड कर रहे हैं। यूजर से अगर 100 लोग लाइब्रेरी में आ रहे हैं तो उन 100 लोगों में वो लोग किस चीज़ की ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं, किस चीज़ की बुक, कौन सी बुक लोग पसंद कर रहे हैं कि हमको ये बुक चाहिए है। तो हम लोग इस तरीके से बुक सिलेक्शन करेंगे जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे पास में लाइब्रेरी में आएँ और उस बुक को पढ़ें। तो हम लोग बुक सिलेक्शन हमेशा ऐसी करेंगे जो लोग पढ़ना चाहते हैं, उसकी ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड हो। तो बुक्स यहाँ पे क्या लिखा हुआ, बुक सिलेक्शन शुड बी मीट द नीड्स ऑफ प्रेजेंट एंड पोटेंशियल यूजर्स। द सिलेक्शन शुड बी आल्सो कंसिडर फिजिकल अपीयरेंस ऑफ द बुक्स एंड ईज ऑफ हैंडलिंग। द बुक शुड बी केप्ट क्लीन एंड गुड कंडीशन। वर्न आउट एंड एब्सोल्यूट बुक्स शुड बी वीडेड आउट फ्रॉम लाइब्रेरी कलेक्शन फ्रॉम द टाइम टू टाइम। इसके बाद में अगला हम देखते हैं लाइब्रेरी स्टाफ। ये लोग इस बात पे जोर देता है कि जो लाइब्रेरी में स्टाफ होनी चाहिए वो काफ़ी बेहतर स्टाफ होना चाहिए, जो यूजर से इस तरीके से बात करेंगे उनको काफ़ी अच्छा लगे वहाँ पे कि हमें काफ़ी अच्छे यहाँ पे सर्विस मिल रही है। तो इसको देखते हैं, अगर लॉ स्टेट क्या बोलता है लॉ कि द लॉ स्टेट द डिसिमिनेट नॉलेज एंड आउटपुट द बुक टू मैक्सिमम यूज। लाइब्रेरी मस्ट बी हाईली क्वालिफाइड एंड प्रोफेशनली ट्रेंड स्टाफ। मतलब इसमें एक हाईली क्वालिफाइड लोग होनी चाहिए जो अच्छी तरीके से लोगों को बता सके कि कौन सी बुक कहाँ पे रखी हुई है, और उनकी जो भी उनकी क्वेरीज है वो बहुत आसानी से सॉल्व कर सकें। हाईली क्वालिफाइड होनी चाहिए, साथ में वेल ट्रेंड होनी चाहिए। उनकी ट्रेनिंग एक निश्चित टाइम बाद उनकी ट्रेनिंग होती रहनी चाहिए ताकि वो बहुत अच्छे तरीके से अपने जो यूजर्स हैं उनको गाइड कर सकें। इसके बाद फर्स्ट लॉ हैज़ द मोस्ट वाइटल इफेक्ट ऑन द लाइब्रेरी स्टाफ असिस्टिंग द यूजर्स टू फाइंड एंड यूज लाइब्रेरी रिसोर्सेज इन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लाइब्रेरी स्टाफ। जो भी हमारी रिसोर्सेज हैं, लाइब्रेरी रिसोर्सेज हैं, यहाँ पर देखें जैसे जो भी हमारे लाइब्रेरी रिसोर्सेज हैं, इसके बीच में लाइब्रेरी रिसोर्सेज के बीच में और यूजर के बीच में जो महत्वपूर्ण योगदान होता है वो लाइब्रेरी स्टाफ का ही होता है। तो हमारे लाइब्रेरी और लाइब्रेरी रिसोर्सेस, इसके बीच में अगर किसी का महत्वपूर्ण बीच में जो कनेक्टिविटी होती है वो लाइब्रेरी स्टाफ की होती है इन दोनों के बीच में। तो लाइब्रेरी स्टाफ का हाईली क्वालिफाइड और प्रोफेशनली ट्रेंड स्टाफ होना बहुत ज़रूरी आवश्यकता है, यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। तो इस बात पर बहुत ध्यान दिया जाता है कि हमारा जो भी स्टाफ आए वो वेल ट्रेंड और हाईली क्वालिफाइड आए, ताकि जो यूजर्स हैं उनको गाइडेंस बहुत अच्छे तरीके से मिल सके और उनकी जो क्वेरीज है बहुत आसानी से सॉल्व हो सके। अब हम सेकेंड लॉ पे आते हैं।
इसके पहले हम फर्स्ट लॉ पढ़ चुके हैं, अब हम सेकंड लॉ पे आते हैं। एवरी रीडर हिज बुक, इसका मतलब है प्रत्येक पाठक को पुस्तक मिले। पाठक, कोई भी पाठक हो, वो अगर अंधा है, बहरा है, तो उसके हिसाब से भी लाइब्रेरी बुक्स होनी चाहिए, या उसके हिसाब से भी हमारे पास रिसोर्सेस होनी चाहिए जिनसे उनको भी यहाँ पे जो भी उनको किताबें चाहिए, बुक्स चाहिए, जैसे तो उनको मिल सके यहाँ पे, तो उनके हिसाब से भी हमारे पास रिसोर्सेस होनी चाहिए। इस सेकंड लॉ हमको इसमें इस चीज़ को बताता है कॉन्सेप्ट। तो अकॉर्डिंग टू रंगनाथन, फर्स्ट लॉ इसको हम देखते हैं। अकॉर्डिंग टू रंगनाथन, इफ द फर्स्ट लॉ रिप्लेस द कॉन्सेप्ट दैट बुक्स आर फॉर preservation, the second law widens the concept that books for the chosen few. If the approach of the first law is from the book's point of the view, the approach of the second law is from users point of view. तो इसमें ये बताया जाता है कि प्रत्येक पाठक को पुस्तक मिलनी चाहिए, चाहे वो पाठक मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, चाहे वो पाठक अंधा हो, बहरा हो, या फिर उसको कोई बुक चाहिए हो, तो उसको बुक, प्रत्येक पाठक को बुक जरूर मिलनी चाहिए। इसका इम्प्लीकेशन देखते हैं। इसके इम्प्लीकेशन देखते हैं। द स्टेट, द लाइब्रेरी अथॉरिटी, द लाइब्रेरी स्टाफ एंड रीडर्स, ऑब्लिगेशन ऑफ द स्टेट, obligation established and maintenance of the library system and their development along proper lines in a state responsibility। इसका मतलब ये है कि इसमें जो लाइब्रेरी सिस्टम जो होता है, उसमें जितनी भी डेवलप प्रॉपर जो लाइंस होती हैं, और जो वहाँ पे स्टाफ होता है वो, और ऑब्लिगेशन, हाँ, स्टेट की जिम्मेदारी है कि वहाँ पे जो भी पुस्तकें हैं वो वहाँ प्रदान करवाए। इसमें स्टेट के राज्य सरकार के बारे में उन्होंने बोला है कि जो भी हमारे स्टेट सरकार है वो इस चीज़ को ध्यान दे कि वहाँ पे जो भी सुविधाएं हैं और जो भी बुक्स वगैरह हैं वो अवेलेबल करवाएं। Union legislation, it's also recommends making a provision for Union Library Act। इसके थ्रू वो लोग हमें यूनियन लाइब्रेरी एक्ट के थ्रू हमको सुविधा प्रदान कर सकते हैं। नेशनल सेंट्रल लाइब्रेरी लॉ के तहत भी हमको सुविधाएं दे सकते हैं, फाइनेंस कर सकते हैं। द लॉ डिजायर्स इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी ग्रिड वर्टिकल ऑफ पब्लिक लाइब्रेरी सिस्टम, मतलब अगर गवर्नमेंट चाहती है तो हमें किसी भी तरीके से हमें फंडिंग करके या सुविधाएं प्रदान करके बेहतर से बेहतर लाइब्रेरी को बेहतर से बेहतर सुविधाएं दे सकते हैं। Obligation of library authority, the choice of the books and choice of the staff are the two necessary obligations and library authority। यहाँ पे हमें बुक्स चॉइस करना है, कौन सी बुक लेना है, ये हम अपने हिसाब से यूजर जो अपने हिसाब से ले सकता है। चॉइस ऑफ द बुक सिलेक्शन, ये आपको पहले भी बता चुके हैं कि जो भी बुक हमें चॉइस करनी है अपनी डिमांड के अनुसार हम चॉइस कर सकते हैं। यूजर वहाँ पे जाके लाइब्रेरी के अंदर अपने हिसाब से बुक चॉइस कर सकता है। चॉइस ऑफ द स्टाफ, careful selection books is not an ultimate aim of the library, exploit these resources, competent library staff is needed। यहाँ पे जो चॉइस ऑफ द स्टाफ यहाँ पे जो बात कही गई है, इसमें क्या है कि हमें सिलेक्शन जो करना चाहिए बुक का वो ऐसा रखना चाहिए कि वो सभी काम आ सके, और स्टाफ भी हमें ऐसा रखना चाहिए जो लाइब्रेरी में बेहतर से बेहतर सुविधाएं यूजर्स को पहुंचा सके। ऑब्लिगेशन ऑफ द लाइब्रेरी स्टाफ, ये ऑब्लिगेशन और ऑब्जेक्टिव सेकंड लॉ कैन नॉट बी अचीव्ड अनलेस द लाइब्रेरी स्टाफ डिस्चार्ज ऑब्लिगेशन इन एफिशिएंट मैनर। अगर हमारा जो स्टाफ है वो अगर कहीं ना कहीं अनक्वालिफाइड वहाँ पे आ जाता है तो वो कहीं ना कहीं रिसोर्सेज का जो यूजर्स होते हैं उन तक रिसोर्सेज अच्छी तरीके से नहीं पहुँच पाएंगे। तो इस बात का भी ख्याल रखना पड़ता है हमें कि स्टाफ जो हमारा हाईली क्वालिफाइड आए।
इसको ऑब्लिगेशन ऑफ द रीडर। सेकेंड लॉ इम्पोजेज सर्टेन ऑब्लिगेशन ऑन द रीडर टुवर्ड्स लाइब्रेरी। इट इज़ द ड्यूटी टू रीडर टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द लाइब्रेरी टू यूज एंड यूटिलाइज लाइब्रेरी। ये क्या है, जैसे कुछ नियम रीडर्स के लिए भी होते हैं, उनके लिए भी एक रंगनाथन जी ने डॉक्टर रंगनाथन जी ने नियम दिया था कि रीडर भी जो होते हैं, कई लोग क्या होते हैं किताबें ले जाते हैं, उसको फाड़ देते हैं, या फिर उस किताब को कुछ लोग वापस नहीं करते हैं। तो ये उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो लोग उस किताब को ले जाए और अच्छी तरीके से सुरक्षित तरीके से वापस करें, टाइमली वापस करें। उस किताब को ना तो कोई चोरी करे कोई भी यूजर, और ना ही उसको फाड़े, ताकि उसको दूसरे को मतलब किताब ले जाने के बाद दूसरे के किसी काम आ सके टाइम से वापस करके। ये रंगनाथन जी ने यहाँ पर समझाने की कोशिश की है कि रीडर जो है वहाँ का, वो इस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से समझे अपनी जिम्मेदारी को, कि हम किताब को ले जा रहे हैं और उसको सही तरीके से वापस करें। अब हमारा आता है थर्ड लॉ। थर्ड लॉ क्या कहता है, एवरी बुक्स इट्स रीडर। प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले। ऐसी कोई पुस्तक नहीं होनी चाहिए कि जिसको उसका पाठक नहीं मिले। इसके लिए भी हमारे रंगनाथन जी ने इसको लॉ पे जोर दिया है, और इसके इम्प्लीफिकेशन के लिए काफ़ी सारे हमारे पॉइंट है जो हम आपको समझाएंगे। इसमें थर्ड लॉ क्या बताता है कि प्रत्येक द थर्ड लॉ स्ट्रेसेस द मैक्सिमम यूज ऑफ बुक्स बाय द रीडर्स। मतलब बुक्स को मैक्सिमम से मैक्सिमम यूज होना चाहिए, और रीडर्स का ज़्यादा से ज़्यादा उसको बुक को उपयोग करें। इसके लिए कई बार क्या करते हैं कि जैसे कोई नई बुक आती है तो उसको हम रेफरेंस में रखते हैं और उसको डिस्प्ले बोर्ड में उसको शो करते हैं, और उसका थोड़ा सा हल्का सा प्रचार प्रसार करते हैं ताकि उस लोगों को मालूम पड़े कि नई बुक आई है, तभी उसको ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग यूजर्स कर पाएंगे। तो इस थर्ड लॉ में हम इस बात पर जोर देते हैं कि प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिलना चाहिए। उसके कई सारे तरीके होते हैं। देखिए इन्होंने बताया सर्विसेज पब्लिसिटी मेथड्स होने चाहिए, और एक्सटेंशन सर्विस एंड बुक सिलेक्शन पॉलिसी होनी चाहिए। ओपन एक्सेस हम देखेंगे यहाँ पे। ओपन एक्सेस जो भी हमारे यूजर्स होते हैं, अगर वो उनको ओपन एक्सेस प्रदान करते हैं अधिकतर, उसमें क्या होता है कि जो यूजर होता है वो खुद जाके अपनी मनपसंद बुक को देख सकता है और अपनी मनपसंद बुक को अपने हिसाब से चॉइस करके ले सकता है। अगर वो ओपन एक्सेस हम नहीं देते हैं तो क्या होता है कि जनरली क्या होगा, वो यूजर्स आएंगे और लाइब्रेरी स्टाफ से बोलेंगे हमें ये बुक चाहिए, फिर स्टाफ अंदर जाएगा, फिर वो लेके आएगा। इसमें बहुत लंबा टाइम लग जाता है इसमें। तो ओपन एक्सेस हमें प्रदान करते हैं जिससे वो खुद यूजर्स जाके अपने बुक को जल्दी जल्दी ले सकता है। सेल्फ अरेंजमेंट, तो सेल्फ अरेंजमेंट हमको इस तरीके से करना चाहिए कि यूजर्स जो आए तो वो जल्दी से जल्दी बुक को अपने निकाल के अपने यूज कर सके। जैसे एक टॉपिक कहीं भी लगा हुआ है, वहाँ पे साइंस की बुक लगी हुई है तो पूरी इकट्ठी साइंस की बुक लगी हो, मैथ की लगी हो तो वहाँ पे मैथ की सारी बुक्स लगी हो, ताकि उसको इधर उधर 10 जगह ढूंढना ना पड़े, बुक को आसानी से बुक उसको अवेलेबल हो जाए। इसलिए सेल्फ अरेंजमेंट भी यहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि सेल्फ अरेंजमेंट जो जिस तरीके से होती है उस तरीके से अच्छी तरीके से सेल्फ अरेंजमेंट वहाँ पे होना चाहिए। इसको देखते हैं ईजी एक्सेस। एक्सेस भी बहुत आसानी से होनी चाहिए कि कोई भी हमारे यहाँ पे अगर यूजर्स आता है तो आसान तरीके से उसको बुक्स मिल जाए, जल्दी से जल्दी उसको प्रोवाइड कराई जाए। उसकी जो इसमें जो फिर से वही चीज़ बताई गई है कि हाइट वगैरह जो रैक की हो वो एक एवरेज हाइट हो, और जो उसकी बुक्स लेने में उसको जो टाइमिंग हो कम से कम लगे। कैटलॉग का संबंध भी इसी चीज़ से है कि बुक्स जो होनी चाहिए एक सुटेबल तरीके से सेल्फ में लगी होनी चाहिए, ताकि एक अरेंजमेंट के तहत उसको बुक बहुत आसानी से मिल सके यूजर्स को, उसको इधर उधर ढूंढने की आवश्यकता ना पड़े, उसको एक जगह पे सारी बुक्स मिल जाए। अगर मैथ की लगी तो उसको मैथ की बुक एक साथ सारी एक जगह प्रोवाइड हो जाए। इसके बाद देखते हैं पब्लिसिटी। पब्लिसिटी में क्या है कि एनुअल रिपोर्ट्स, लाइब्रेरी बुलेटिन्स एंड मैगजीन्स, प्रिंटेड कैटलॉग, सब्जेक्ट बुक लिस्ट ऑफ लेटेस्ट एडिशंस is a powerful technique to attract the attention of readers to find every book to its readers। हम इसकी पब्लिसिटी कर सकते हैं एनुअल रिपोर्ट के द्वारा, लाइब्रेरी बुलेटिन्स के द्वारा, मैगजीन्स के द्वारा, प्रिंटेड कैटलॉग्स के द्वारा, इस तरीके से पब्लिसिटी कर सकते हैं। डिस्प्ले ऑफ बुक्स,
हमने आपको बताया था कि अगर हमें किसी पुस्तक को हम डिस्प्ले करवाएंगे किसी एलसीडी में तो उसका प्रचार होगा और वो रीडर तक आसानी से पहुंच पाएगी। सेव द टाइम ऑफ द रीडर, सेव द टाइम ऑफ द रीडर, इसका मतलब ये है कि हम लोग यूजर्स का समय कम से कम समय में उसको पुस्तक प्रदान करें, उसका समय बचाएं। जो भी हमारे यहाँ पाठक आता है उसका समय बचाना इस लॉ में इस बात पर जोर दिया गया है कि उसका हम समय बचाएं। तो इसमें क्या रंगनाथन जी हमारे कहते हैं कि जो भी हमारे यहाँ पे पाठक आता है वो लाइब्रेरी में उसको जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं बेटर सर्विस मिले, उसको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इन लाइब्रेरी में अडॉप्टेड हो। जो भी आजकल ऑनलाइन सारी चीज़ें हो गई हैं तो उसको ऑनलाइन जल्दी से जल्दी बुक्स प्रोवाइड हो जाए और वहाँ पर ट्रेंड स्टाफ हो। ट्रेंड स्टाफ रहेगा तो वो जो बुक्स होगी वो कम से कम समय में यूजर्स तक पहुँच जाएंगे और यूजर्स का टाइम बच जाएगा। तो इस बात पे हमारे रंगनाथन जी जोर देते हैं फोर्थ लॉ के थ्रू। इसका इम्प्लीकेशन ऑफ द फोर्थ लॉ देखते हैं। क्लासिफाइड अरेंजमेंट, ये हम पहले भी इसके बारे में हल्का सा डिस्कस कर चुके हैं कि क्लासिफाइड अरेंजमेंट होना चाहिए जिससे एक सही तरीके से अगर बुक्स हमारी अरेंज होगी तो यूजर्स को बुक्स ढूंढने में बहुत ही कम समस्या जाएगी, वो जल्दी से जल्दी बुक्स ढूंढ लेगा और उसका उपयोग कर सकता है। इसलिए इस बात पे हमें ध्यान दिया है कि क्लासिफाइड अरेंजमेंट उसका होना चाहिए अच्छी तरीके से। कैटालॉग एंट्री, इसमें क्या, इन केस ऑफ कंपोजिट बुक क्लासिफाइड अरेंजमेंट इज सफिशिएंट टू सेव ऑब्जेक्टिव टाइम ऑफ द रीडर। द वेरियस फीचर्स ऑफ कंपोजिट बुक्स कैन बी ब्रॉट टू बी नोटिस फॉर द रीडर बाय मेकिंग क्रॉस रेफरेंसेस एंड सब्जेक्ट एनालिटिकल एंट्रीज, देयरफॉर द फोर्थ लॉ कॉल्स फॉर। कैटालॉग उसकी बुक्स की क्या सही तरीके से कैटालॉगिंग होनी चाहिए, क्लासिफाइड अरेंजमेंट होना चाहिए उसका, और एनालिटिकल एंट्रीज फॉर कंपोजिट बुक्स होनी चाहिए, ये इसमें बताया गया है। ओपन एक्सेस होना चाहिए, इसके बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं, फोर्थ लॉ में भी इसको इम्प्लीकेशन में देख चुके हैं कि ओपन एक्सेस होना चाहिए जिससे उसका कम से कम समय उसको बचे। खुद जाके वहाँ पे जाएगा बुक्स लेने तो सीधे जाके वहाँ पे बुक्स ढूंढ लेगा, तुरंत अपने बुक लेके आ जाएगा। वहीं पे अगर उसको स्टाफ से बोलना पड़ेगा तो स्टाफ जाए, स्टाफ से अगर क्लोज सिस्टम होगा वहाँ पे क्लोज एक्सेस होगा तो वहाँ पे वो स्टाफ से बोलेगा पहले कि सर हमें ये बुक चाहिए, फिर वो बुक्स लेके स्टाफ अंदर जाएंगे, फिर बुक्स ढूंढेंगे, फिर लाएंगे, तो उसमें ज़्यादा टाइम लग जाता है। यहाँ पे ओपन एक्सेस में क्या जो रीडर्स होते हैं हमारे, जो यूजर्स होते हैं, उनका टाइम बचता है। रेफरेंस सर्विस होनी चाहिए। द लॉ सपोर्ट्स दैट द लाइब्रेरी स्टाफ शुड प्रोवाइड एडेक्वेट पर्सनल हेल्प टू देयर रीडर्स, सच हेल्प इज नॉन ए रेफरेंस सर्विस। वहाँ पे रेफरेंस सर्विस होनी चाहिए, बेहतर से बेहतर उसको गाइडेंस मिलना चाहिए रेफरेंस सर्विस में, और बेहतर से बेहतर उसको वहाँ पे सुविधाएँ मिलनी चाहिए, जिससे वहाँ पे लाइब्रेरी रिसोर्सेज का अच्छे से तरीके से यूजर्स को उसका लाइब्रेरी रिसोर्सेज का उपयोग कर सके। इशू मेथड, adapting efficient circulation system is another step towards saving the time of the reader. This enables maximum books being issued and returned in the minimum possible time. The system should be provide answer to the following inquiries. इसमें ये बताया गया है कि हमारा जो इशू मेथड होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए कि हम कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा किताबें रीडर्स को प्रदान कर सकें। कोई भी अगर हमारे यहाँ पे यूजर्स आते हैं तो वो अगर किसी को 10 मिनट लगता है तो हम चाहते हैं कि उसको कम से कम टाइम में 5 मिनट में बुक्स प्रोवाइड करें। अगर हम ऑफलाइन सिस्टम है तो हम उसको ऑनलाइन कर दें, और इस तरीके अपना लाइब्रेरी का इस तरीके से सिस्टम रखें कि कम से कम टाइम में हमारी बुक्स उनको मिल सके। जैसे इसमें दिखाया गया है कि फोर्थ लॉ रिकमेंड्स 2 कार्ड सिस्टम दैट आंसर्स ऑल क्वेरीज एलिमिनेट्स द वेस्टेज ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइम। सेंट्रलाइज प्री नेटल कैटलॉगिंग टू सेव द टाइम ऑफ द स्टाफ। रंगनाथन हैज एडवोकेट प्री नेटल सेंट्रलाइज कैटलॉगिंग एंड क्लासिफिकेशन। द अर्जेस द लाइब्रेरी टू इन्वॉल्व यूनिफॉर्म कैटलॉगिंग कोड टू मेक वे ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेटिव कैटलॉगिंग। इट आल्सो सपोर्ट द सेंट्रलाइज डॉक्यूमेंटेशन वर्क एट इंटरनेशनल लेवल टू सेव टाइम, मनी एंड मैन पावर। इस पर भी इसी बात पर जोर गया है कि हम लोग सेंट्रलाइज डॉक्यूमेंटेशन रखें ताकि हमारा जो टाइम और मनी और मैन पावर तीनों तरीके से सेव हो। स्टैक रूम गाइड, हमारी जो रूम गाइड्स हैं इसमें बताया गया था सेव द टाइम टू द रीडर्स। द लाइब्रेरी शुड बी प्रोवाइड एन एफिशिएंट सिस्टम ऑफ गाइड इन द स्टैक रूम
द गाइड्स अलॉन्ग विथ प्लेसिंग टेक्स्ट शुड बी अवेलेबल टू रीडर्स टू फाइंड द बुक ईजिली। मतलब हमारी जो बुक्स रखी होनी चाहिए वो इस तरीके से रखनी चाहिए कि आसान तरीके, बहुत ही आसान तरीके से यूजर्स को मिल जाए। लाइब्रेरी लोकेशन जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, लाइब्रेरी की लोकेशन हमेशा ऐसी होनी चाहिए कि वो सभी लोगों के नज़दीक पड़े। अगर यूनिवर्सिटी के अंदर है तो बीच बीच यूनिवर्सिटी की होनी चाहिए ताकि वहाँ पे सारी डिपार्टमेंट के लोग, सारे स्टाफ के लोग, सारे स्टूडेंट लोग वहाँ पे बहुत आसानी से पहुँच सकें। तो हमारा आखिरी लॉ है इसका, जो 5th लॉ, लाइब्रेरी इज अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। ये 5th लॉ हमारा है। 5th लॉ इस बात पर जो जोर देता है कि हमारा जो पुस्तक है वो एक वर्धनशील संस्था है, मतलब कंटिन्यू इसकी ग्रोथ होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक बार हमने एक लाइब्रेरी बना दी तो उसकी ग्रोथ ना हो, उसकी बिल्डिंग की ग्रोथ होगी, उसकी साइज की ग्रोथ होगी और उसमें जो पुस्तकें हैं उसकी ग्रोथ होगी। तो ये ग्रोथ हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो इस बात पे 5th लॉ जोर देता है कि लाइब्रेरी इज ए ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म, ये कंटिन्यू इसकी ग्रोथ होनी चाहिए। इसमें ये काफ़ी सारे पॉइंट हैं, अगर इसमें देखा जाए तो देखेंगे ग्रोथ ऑफ द बॉडी चाइल्ड एंड ग्रोथ ऑफ द एडल्ट, ग्रोथ एज ऑफ बॉडी ऑफ द चाइल्ड एंड ग्रोथ एज बॉडी ऑफ एन एडल्ट। ए कंपेयर द ग्रोथ ऑफ स्टोरेज और रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइब्रेरी एंड सर्विस लाइब्रेरी। जो हमारी स्टोरेज की क्षमता है, अगर हमारे पास पुस्तकों की 5000 स्टोरेज की क्षमता है तो उसमें हमारी ग्रोथ होनी चाहिए कि वो 7000 या 8000 तक पहुँच जाए उसकी स्टोरेज क्षमता। उसकी जैसे वहाँ पर बताया, सिमिलरली द बिल्डिंग ऑफ रिपोजिटरी लाइब्रेरी शुड बी कैपेबल ऑफ ग्रोथ टू इनकॉर्पोरेट एडिशनल मटेरियल। जो हमारी बिल्डिंग होनी चाहिए वो भी अगर हमारा एरिया है लाइब्रेरी का, अगर वो 1000 स्क्वायर फीट में तो हम चाहेंगे उसको कि 2000 स्क्वायर फीट में हो जाए, उसकी साइज ग्रोथ हो। ये सब चीज़ों को इसमें ध्यान देना पड़ता है। अगर हम इसके बाद हम देखेंगे इम्प्लीफिकेशन ऑफ द 5th लॉ, ग्रोथ इन साइज, जिसका हम डिस्कशन अभी पहले कर रहे थे कि ग्रोथ इन साइज, इसमें साइज में इसकी ग्रोथ होनी चाहिए। लाइब्रेरी बिल्डिंग में स्टैक एरिया हो गया, सर्कुलेशन एरिया हो गया, रीडिंग रूम हो गए, ये इनकी भी ग्रोथ होना बहुत ज़रूरी होती है। तो इन चीज़ों की भी ग्रोथ होनी चाहिए। ग्रोथ ऑफ द रीडर्स, द ग्रोथ ऑफ रीडर इज अ डिपेंडेंट अपॉन द ग्रोथ ऑफ इट्स रीडर्स। द ग्रोथ ऑफ द रीडर्स अफेक्ट्स द साइज ऑफ द रीडिंग रूम। अगर रीडिंग रूम बढ़ जाएगा तो जाहिर सी बात है, अगर 50 लोगों की बैठने की कैपेसिटी है और हॉल अगर बड़ा कर दी जाएगा तो वहाँ पे 100 लोग बैठेंगे। तो ग्रोथ ऑफ द रीडर्स भी यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। इशू मेथड अगर हम सही कर देंगे तो अगर कम टाइम में लोगों को पुस्तकें मिलेंगी तो वहाँ पे यूजर सोचेगा कि हाँ, हमें भी यहाँ पे लाइब्रेरी में बहुत अच्छी सुविधाएं मिल रही तो हमें यहाँ पे आना है। तो इसमें क्या होगा, रीडर्स की ग्रोथ, इसमें बड़े से ज़्यादा रीडर्स यहाँ पे आएंगे और जैसे पाठक यहाँ पे पुस्तक पढ़ने के लिए आते रहेंगे। ग्रोथ ऑफ द स्टाफ, जैसे जैसे हमारे यहाँ पे लाइब्रेरी की ग्रोथ होगी और पुस्तकों की ज़्यादा आएगी तो जाहिर सी बात है वहाँ पे हमें स्टाफ की भी ग्रोथ करना बहुत ज़रूरी होगी। तो स्टाफ को भी हम लोग स्टाफ की ग्रोथ करेंगे, स्टाफ को भी बढ़ाएंगे और वहाँ पे स्टाफ को गाइडेंस भी काफ़ी अच्छा, जो उनकी ट्रेनिंग होती है वो ट्रेनिंग देके उनका जो यूजर्स होते हैं उनको गाइडेंस अच्छे से बेहतर गाइडेंस मिले, उसके लिए हम इस बात पे यहाँ पे जोर देते हैं। तो ये थे हमारे 5 लॉ जो अभी हमने डिस्कशन किए और इन्हीं से 5 लॉ के बारे में यहाँ पे मॉडर्न वर्जन, मतलब आज के टाइम में जो मॉडर्न वर्जन है उस तरीके थोड़ा सा हल्का सा इसका यूज जो है 5 लॉ का हल्का सा बदल, हल्का सा मॉडर्न रूप में इसका यूज कर रहे हैं। जैसे अगर हम तीसरा लॉ देखें, ये एवरी बुक्स इट्स रीडर, तो इसमें हम क्या करते हैं, प्रत्येक पुस्तक उसका पाठक मिले तो टेप में भी हम इसको पुस्तक को आज कर रख सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं। ऐसे ही एवरी रीडर हिज बुक एवरी डे, और इसका सेव द चौथा लॉ है हमारा सेव द टाइम ऑफ द रीडर। तो आज के टाइम में मॉडर्न जो हमारी टेक्नोलॉजी आ गई है उसके तहत हम लोग क्या करते हैं, काफ़ी टाइम हम लोग यूजर्स का बचा सकते हैं। और यहीं पे हमारा ये टॉपिक अभी ख़त्म होता है। धन्यवाद।